नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा पीसीएस 2022 में आए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस को सारे डायमेंशंस के साथ डिटेल में कवर किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार का डिस्कशन आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जल्द पहुंचे और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दे रखा है, आयरन ओर की स्मेल्टिंग हेतु मैग्नीज एक प्रमुख कच्चा माल है एवं फेरो एलॉयज के उत्पादन में भी प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, मैग्नीज डिपॉजिट प्रायः सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, हालांकि यह मुख्यतः धारवाड़ क्रम या सिस्टम से संबंध है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है, लेकिन क्या है, इसका व्याख्या ये सही नहीं कर रहा है। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा यह डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मैग्नीज जो है, मैग्नीज का जो उपयोग होता है, यह प्रायः इसका उपयोग होता है धात्विक उद्योग। धात्विक उद्योग मतलब बोलते हैं मेटेलिक इंडस्ट्री में इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है। मेटेलिक इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह लौह इस्पात जो होता है, मतलब कि आयरन वाले जो इंडस्ट्री होते हैं, उसके लिए एक प्रमुख अवयव के रूप में यह काम करते हैं। मैग्नीज एक रासायनिक तत्व है और इसका जो प्रतीक होता है Mn से इसको डिनोट करते हैं। और इसका जो परमाणु नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर जो है वह 25 है। और यह प्राकृतिक में इंडिपेंडेंट रूप में पाया जाता है, मतलब यह मुक्त अवस्था में यह पाया जाता है। और यह लौह अयस्क मतलब आयरन ओर जो होते हैं उसके साथ साथ यह मिलता है। भारत जो है मैग्नीज का निर्यात करता है, यानी भारत जो है मैग्नीज का एक्सपोर्ट करता है। भारत में जो ये मैग्नीज जो पाया जाता है बेसिकली वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में बेसिकली पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा में। इसी तरह महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिला में। और ये सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में यह पाया जाता है। उड़ीसा के 2-3 ज़िले हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें लिख देता हूँ मैं, काला हांडी हो गया, क्योंझर हो गया, ये सब में बेसिकली ये पाए जाते हैं। और लोहा और मैग्नीज जो दोनों ही हैं वो धारवाड़ चट्टान में ही यह पाए जाते हैं। तो इन सब फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दे रखा है, पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। फिर दे रखा है, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट एलिविएशन में नीचे है एवं अवरित नहीं है। थर्ड दे रखा है, अधिकतर महाद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट में है। और फोर्थ दे रखा है, नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 जो हैं ये दोनों सही हैं। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा 3 और 4, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट जो है पूर्वी तट के बेसिकली वो समानांतर है, मतलब समानांतर वो है। और पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाट के समानांतर है। ये चीज़ पहले बेसिकली बात ये हो गया। और पूर्वी घाट जो है महानदी घाट से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्वी घाट जो है, जो ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी, आप जानते हैं महानदी, तो वहाँ से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी यानी तमिलनाडु तक हुआ बेसिकली फैला हुआ है। तो महानदी से नीलगिरी तक ये फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट जो है अरब सागर के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। तो उत्तर से दक्षिण में कहाँ फैला हुआ है? तो उत्तर में बेसिकली ये गुजरात से लेकर के यह केरला तक फैला हुआ है पश्चिम घाट। ये हो गया वेस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों देख लिया हम लोगों ने। फिर देखते हैं कि पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है जो है वो अनाईमुडी नहीं है, बल्कि यह महेंद्रगिरी है। कौन है? महेंद्रगिरी। और इसकी जो ऊंचाई है महेंद्रगिरी की वह लगभग 1500 मीटर है।
इसकी ऊंचाई है 1500 मीटर है। जबकि पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनायमुडी है। तो अनायमुडी जो है वह पश्चिमी घाट की यह सबसे ऊंची चोटी है। और डोडा बेटा जो है पश्चिमी घाट की सेकेंड लार्जेस्ट चोटी है, जिसकी हाइट जो है 2633 है और अनायमुडी के 2695 है। तो इसको आप याद रखिए, ये कई बार ये पूछ दिया जाता है, हाइट ही पूछ दिया जाता है। तो अनायमुडी का जो हाइट है वो है 2695 और डोडा बेटा का है 2633 मीटर। पूर्वी घाट में जो और भी जो पहाड़ियाँ आती हैं, महेंद्रगिरी सबसे बड़ा हो ही गया, अन्नामलाई आता है, जावेडी आता है, सेवराय आता है, ये सब पूर्वी में आते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। और नीलगिरी जो है, नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी और पूर्वी तट, ये इसका जो है ये मिलान बिंदु है, तो इसको आप याद रखिएगा। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ जो है पश्चिम घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ यह बहती है। तो इन सारे फैक्ट्स को भी आप इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़िए, दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, सिक्किम हिमालय करेबा के लिए प्रसिद्ध है जो कि जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। सेकंड स्टेटमेंट है, हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव को करेबा कहते हैं। तो ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस तरह आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। करेबा जो होता है वह एक्चुअली कश्मीरी भाषा में इसको करेबा बेसिकली प्रयोग किया जाता है। और करेबा का जो अर्थ होता है ऊपर उठी हुई भूमि, मतलब ये जैसे ऊपर उठी हुई भूमि को हम लोग जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोली में बोला जाता है करेबा। और इसका जो सर्वप्रथम करेबा का जो नाम दिया था, आपने नाम सुना होगा गाडविन ऑस्टिन। तो गाडविन ऑस्टिन ने ही इसका नाम सर्वप्रथम दिया था करेबा, और वो पहले व्यक्ति थे इसे। और इसकी जो उत्पत्ति होती है प्लेस्टोसीन काल में पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण के दौरान इस तरह का करेबा मिट्टी इस टाइप का इसका निर्माण होता है। और करेबा में जो है बेसिकली केसर, बादाम, सेब और कुछ नकदी फसल यहाँ पे पाए जाते हैं। और क्योंकि ये जो करेबा जो है अत्यधिक जलोढ़ मिट्टी और बलुआ पत्थर के तलछट से बने होते हैं, इसलिए बहुत उपजाऊ है। तो इन सब को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तरंगों के बारे में निम्न अभिलक्षणों में से कौन सही है? सही पूछ रहा है। तो पहला देखते हैं क्या दे रखा है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है। दूसरा दे रखा है तरंग के नीचे जल की वास्तविक गति वृत्ताकार नहीं होती है। थर्ड दे रखा है युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली नहीं होती है तथा संभवतः स्थानिक वायु के कारण बनी होती है। और फोर्थ दे रखा है तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर या क्रेस्ट और गर्त यानी ट्रफ कहा जाता है। तो ये तो सही है, तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु को शिखर और क्रस्ट या ट्रफ कहा जाता है, ये सही है। और पहला जो स्टेटमेंट है वायु के कारण तरंग, ये जो पहला और चौथा यह सही है। इसका डिटेल देख लेते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है, यह तो आपको पता होगा कि वायु के कारण ही तरंगे महासागर में गति करती है। और ऊर्जा तटरेखा पर वह मुक्त करती है। तरंगे वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। बड़ी तरंगे खुले महासागर में पाई जाती है। जो बड़ी तरंगे होंगी, ये बड़ी तरंगे जो होगी वह खुले महासागर में पाई जाती है। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है और बड़ी होती है, अधिकतर तरंगे वायु के जल के विपरीत दिशा में गतिमान होने लगता है। तरंग के उच्चतम और निम्नतम भाव को शीर्ष और गर्त कहते हैं। जैसे ये होता है ना, ये तरंग का हो गया, तो इसको बोलते हैं शीर्ष और इसको बोलते हैं गर्त। तो यही ये जो पूछा था शिखर क्रेस्ट, तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेन की स्कीम के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेशों का मिलान कीजिए। तो जलवायु का जो प्रदेश का जो वर्गीकरण किया था वो कोपेन ने किया था। पहला चीज़ तो आप ये देख लीजिए। और उसने बहुत सारे जलवायु के प्रकार बताए थे। तो भारत में उसके प्रकार और क्षेत्र का दे रखा है, तो उसको मिलान करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला दे रखा है BWHW, फिर दे रखा है DFC, फिर AMW और फिर दे रखा है AS। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये जो कोपेन ने जो इसका कॉन्सेप्ट दिया था वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण, वह 1918 में ये सर्वप्रथम दिया था। और भारत को बेसिकली जो है
3 जलवायु क्षेत्र में बांटा था, 3 जलवायु क्षेत्र में बेसिकली यह बांटा था इसको। तो ये देख लेते हैं, BWHW जो है यह बेसिकली उस मरुस्थलीय जलवायु में, जहाँ गर्म वाली मरुस्थलीय जलवायु होती है, वहाँ पे यह पाया जाता है। और इसमें जो वर्षा है वह बहुत कम होती है, 30 सेंटीमीटर से भी यहाँ पे कम वर्षा होती है। तो BWHW देख लीजिए, जो गर्म वाले स्थान है ज़्यादातर उसको उसमें मिलान कर देंगे इसको। तो ये देखिए, राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी भाग जो है वो गर्मी इलाका होता है, मरुस्थल वाला इलाका होता है। तो ए का हो जाएगा C। तो पहला तो A का C वाला देख लेते हैं, तो यानी E और B और C में हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है, DFC। तो DFC जो है बेसिकली यह है शीत आर्द्र जलवायु है, शीत आर्द्र जलवायु। आप समझ सकते हैं शीत आर्द्र जलवायु कहाँ पे पाई जाएगी। तो इसमें शीत आर्द्र जलवायु जानते हैं कि आप ठंडा होगा, आर्द्र होगा और लंबी अवधि का होगा। और शीतकाल में जो यहाँ पे तापमान जो हो जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। तो ये ऐसा वाला क्षेत्र कहाँ होगा, तो ऐसा वाला जो क्षेत्र होगा नॉर्थ ईस्ट वाले भाग या फिर पहाड़ी एरिया में होगा। तो पहाड़ी एरिया में अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, ये सब होगा। तो देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम का है कहीं पे, तो है ये। तो DFC हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो 2 का A हो जाएगा, तो 2 का A में कौन हो जाएगा, C नंबर। तो आंसर तो हमें मिल गया। तो आगे वाला देख लेते हैं, AMW क्या है। तो AMW जो बेसिकली है यह मानसूनी जलवायु होता है। AMW जो होता है यह मानसूनी जलवायु होता है। मानसूनी जलवायु का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जहाँ वर्षा होती रहती है। तो वर्षा वाली क्षेत्र कौन कौन से हैं, बेसिकली ये गोवा वाले क्षेत्र आते हैं, और दक्षिण पश्चिम मानसून से यह बेसिकली इसमें आते हैं। तो यह जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा गोवा और दक्षिण भारत का पश्चिमी तट। तो ये B नंबर हो जाएगा इसका। B का 4 सॉरी ये 3 का B हो जाएगा। और एस का देख लेते हैं। एस वैसा होता है जहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है। एस में होता है शीत ऋतु में वर्षा। तो शीत ऋतु में आप वर्षा जानते हैं कि लौटती हुई मानसून में होती है, और वो भी तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है। तो एस वाला जो हो जाएगा तमिलनाडु का एरिया हो जाएगा। तो 4 का हो जाएगा D, कोरोमंडल का, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तो इस तरह 4 का हो गया D। तो आंसर हमारा C निकल ही चुका था। तो आपने ये पूरा डिटेल में आपने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कॉलम 1 में दिए गए बांध के नाम को कॉलम 2 में दिए गए नदी के साथ मिलान कीजिए। तो बांध दे रखा और उसमें संबंधित नदी दे रखी है। तो चलिए मैच करवाते हैं। सरदार सरोवर जो डैम है वो कहाँ है, वो आपको पता होना चाहिए कि सरदार सरोवर जो है नर्मदा पे है। तो 1 का D हो जाएगा। मेतूर बांध जो है वो है कावेरी रिवर पे। तो 2 का C हो जाएगा। हीराकुंड आपको पता ही है महानदी पर, और गांधी सागर जो है चंबल पर है। तो यानी 1 का 4, 2 का C और 3 का A और 4 का B। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। एक चीज़ इसमें मैं बता दूं, सरदार सरोवर जो डैम है वह दुनिया का सेकंड बड़ा डैम है। दुनिया का सबसे सेकंड नंबर का ये डैम है जो कि बड़ा है, और ये नर्मदा पे है। और इसकी हाइट जो है 138 मीटर, 140 मीटर के आसपास है, 138 मीटर है। और इसका जो है, इसका कौन कौन सा क्षेत्र कवर करता है, तो यह गुजरात का कवर क्षेत्र करता है जो सूखा वाला इलाका है, और मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र कवर करता है। मैटूर बांध के बारे में बता दूं आपको। मैटूर बांध जो है वह तमिलनाडु में कावेरी रिवर पर बना हुआ है। तो मैटूर बांध जो है अगर स्टेट बोलेगा तो यह तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये हो गया। और हीराकुंड तो आपको पता ही है, यह महानदीप है, और ये उड़ीसा में होगा। और उड़ीसा में बेसिकली ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे यह स्थित है। अच्छा, ये हीराकुंड जो है वह मानव निर्मित सबसे बड़ा यह बांध है। इसको भी आप याद रखेंगे, मानव निर्मित सबसे बड़ा बांध है। और ये बाकी बच गया गांधी सागर, अब चंबल नदी पे हो ही गया। और गांधी सागर डैम जो है भारत के 4 प्रमुख डैम में से एक है यह। और ये बेसिकली जो है यह मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है बना हुआ, यह मंदसौर में यह बना हुआ है। तो इन सब को हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री कृषि शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसे क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण यानी कन्वर्जेंस प्राप्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती लायक क्षेत्र को बढ़ावा दिया था। फार्म जल की दक्षता में सुधार करना, सतत यानी सस्टेनेबल जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना है। तो ये जो है इसमें चारों ही स्टेटमेंट जो है वह सही है। ऐसे भी अगर कोई योजना से क्वेश्चन पूछता है तो बेसिकली वो चारों से ही रिलेटेड होता है। जितना भी मतलब स्टेटमेंट दिया होता है बेसिकली वो सबसे ही संबंधित होता है। तो ये आपको ये D नंबर, आप इसको ऐसे भी आप मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। ये स्टेट दे रखे हैं
और वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, बेसिकली उसको दे रखा है। तो असम, असम को देखते हैं। असम को बोला जाता है लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि। मेघालय का बादलों का घर बोला जाता है, ये आपको पता है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और गॉड्स ऑन कंट्री जो है केरला को बोला जाता है। तो ए का बी, दो का ए का बी, दो का ए, यही हो रहा है। 3 का डी और 4 का सी। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये जो लाल नदी जो है, ये ब्रह्मपुत्रा की जो नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, उसी को अन्य नाम से इसको लाल नदी बोला जाता है असम में। तो इसी कारण इसे लाल नदी बोलते हैं। और नीली पहाड़ी जो है वहाँ पे ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ की जो पहाड़ियाँ वो नीला धुंध दिखाई देता है, इस कारण यहाँ पे नीली पहाड़ियाँ इसको बोला जाता है। तो असम का हो गया लाल नदी और नीली पहाड़ियाँ। और मेघालय का तो अर्थ ही होता है मेघों का घर, यानी बादलों का घिरा हुआ है। और देवभूमि तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड में देवभूमि जो है उत्तराखंड में है। और वहाँ पे इसलिए कहा जाता है देवभूमि की, वहाँ पे जो है अनेक देवी देवता का वहाँ वास होता है, इसलिए देवभूमि कहा जाता है। अच्छा, उत्तराखंड का आपको कमेंट में बताना है कि उत्तराखंड जो राज्य था किस नंबर का राज्य बना था, तो ये आपको बताना है किस नंबर का राज्य जो है उत्तराखंड बना था। और क्या बच गया, हाँ ये देख लीजिए। ये जो गॉड्स ऑन कंट्री जो है केरला को कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जो है इसे देवताओं ने बनाया था, इसलिए जो और कुछ कथा में ऐसा कहा गया कि ऋषि परशुराम जो था वो अपने कुल्हाड़ी से केरल का निर्माण कर दिए थे, तो इसलिए गॉड्स ऑन कंट्री बोला जाता है केरला को। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता है जो कि पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसमें दे रखा है स्टेटमेंट और दे रखा है, तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है उसके बारे में बेसिकली ये पूछ रहा है। तो इसका जो बेसिकली आंसर होगा वह स्टेटमेंट और दोनों ही सही दे रखा है, कथन और वो दोनों ही सही दे रखा है, लेकिन उसका स्टेटमेंट जो है वो व्याख्या जो है इसका सही नहीं कर रहा है। इस तरह आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय प्लेट के संचलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप भाग शामिल है। हिमालय के साथ साथ पाया जाने वाला सबडक्शन जोन जिसकी इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। थर्ड दे रखा है, पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिनयोमा पर्वतों से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। भारतीय प्लेट जो है प्रायद्वीपीय और भारत और ऑस्ट्रेलिया का शामिल था, उसी से कटकर बना है। फिर सेकंड नंबर स्टेटमेंट जो है गलत है। थर्ड और फोर्थ भी सही है। तो 1, 3, 4 जो है वो सही है, सी नंबर है। इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हमारा जो भारतीय प्लेट है ना वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पहला चीज़ तो ये आप देख लीजिए। और गोंडवाना लैंड जो था पहले, उसके विखंडन के बाद भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेट है वह उत्तर पूर्व में गतिशील होकर वह बना था और वह इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के रूप में तब से जाने लगा। गोंडवाना लैंड के विखंडन से ही प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट का उत्तर पूर्वी सीमा जो है वो हिमालय पर्वत द्वारा निर्धारित है। भारतीय प्लेट की पश्चिमी सीमा जो है ये जो पश्चिमी सीमा जो है वह पाकिस्तान के किरथर श्रेणी को अनुसरण करती है और यह आगे मकराना तट के साथ होते हुए दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप जो है वहाँ पर लाल सागर द्रोणी में जा मिलती है। इस प्लेट में उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हिंद महासागर में स्थित है। तो इन सब फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, उच्च तापमान और न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में ये मृदाएं विकसित होती है। ये न्यून वर्षा नहीं होता है, हाई वर्षा होता है। पहला स्टेटमेंट तो गलत है। ये मृदाएं ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम से भरपूर होती है। थर्ड है, मकान निर्माण में उपयोग हेतु ईंट के रूप में इन मृदाओं का
कटाव व्यापक रूप से किया जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, ये मृदाएं मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों से विकसित हुई है। तो 3 और 4 जो है बेसिकली ये सही है। और इसमें जो है कैल्शियम भरपूर मात्रा में इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए इसका डिटेल पहले हम लोग देख लेते हैं। लेटराइट मिट्टी का निर्माण वही होगा जहाँ पे भारी वर्षा होता है, और भारी वर्षा के कारण यहाँ पे लीचिंग होता है। लीचिंग प्रक्रिया होता है, इसी कारण भारी वर्षा में लीचिंग के कारण ही लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और यहाँ पे बार बार यहाँ मौसम से मतलब बरसात होता रहता है। और मकान के निर्माण हेतु ईंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है लेटराइट मिट्टी का। बेसिकली लेटराइट का अर्थ ही होता है ईंट, ये आप ध्यान रखिएगा। लेटराइट का अर्थ ही होता है ईंट। और लेटराइट मिट्टी में मुख्य रूप से जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और असम में बेसिकली यह पाया जाता है। और लेटराइट मिट्टी में कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है उसको पहले देख लीजिए। एल्युमिनियम पाया जाता है, चूना पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ये सब जो है यह बेसिकली इसमें पाया जाता है। तो आप ये सब देख लीजिए। ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, फॉस्फेट ये सब नहीं पाया जाता है, जबकि एल्युमिनियम पाया जाता है, चूना पाया जाता है और लोहा पाया जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बेसल कन्वेंशन दे रखा है, रोटरडम कन्वेंशन दे रखा है, मिनीमाटा कन्वेंशन दे रखा है और स्टॉकहोम कन्वेंशन दे रखा है। तो चलिए इसको मैच करवाते हैं। तो बेसल कन्वेंशन जो था वो बेसिकली था हजार्डस वेस्ट का सीमा पार आवाजाही एवं उनका डिस्पोजल से नियंत्रण था। तो 1 नंबर जो होगा बी हो जाएगा। बेसल एक्चुअली जो कन्वेंशन जो था ना, वो खतरनाक जो कचरा होता था, खतरनाक कचरा उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली था वो। तो हजार्डस बेस्ड हो गया, बेस्ट। तो बेसल जो हो गया हजार्डस बेस्ट से संबंधित हो गया। तो 1 का 2 हो जाएगा। तो 1 का 2 कहाँ गया, मतलब 1 नंबर का बी, 1 नंबर का बी, एन दोनों है। तो इसमें चलिए देखते हैं। अब रोटरडम देखते हैं। रोटरडम कन्वेंशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और केमिकल कीटनाशक से संबंधित था। तो देखते हैं इसमें कौन सा दिया हुआ है। हाँ, तो हजार्डस केमिकल हो गया। तो यानी 2 का हो जाएगा सी। तो 2 का हो जाएगा सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर। 1 का बी, 2 का सी। फिर थर्ड देख लेते हैं। मिनीमाटा कन्वेंशन जो है वो बेसिकली मरकरी, मिनीमाटा एक्चुअली एक रोग हो जाता है जो कि मरकरी से होता है, मरकरी की अधिकता से हो जाता है मिनीमाटा रोग। तो मरकरी से संबंधित है। और स्टॉकहोम जो बच गया वह परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रदूषण से यह संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की भाषाओं को 5 पृथक परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात इंडो यूरोपियन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, टिबेटो बर्मन, सिमेटो हेमेटिक। इन भाषाओं को बोलने वाली बड़ी संख्या कुछ राज्यों में पाई जाती है। तो इसके मतलब भाषा परिवार दे रखा है, उसका केंद्र शासित प्रदेश दे रखा है और उसका राज्य भी है। इस एक्चुअली राज्य भी है इसमें और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये तो इजी है बनाने के लिए, इसी में मैच करवाते हैं। तो इंडो यूरोपियन जो है बेसिकली जो है हम लोग जो बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में जो बेसिकली बोला जाता है इंडो यूरोपियन भाषा बोला जाता है। तो ए का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार वाला हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा सी। तो ए का सी वाला मिला लीजिए, पहला नंबर ही आंसर हो जाएगा। और तो बाकी वाला भी देख लेते हैं। तो द्रविड़ जो है साउथ में बेसिकली बोला जाता है। तो साउथ वाला देख लीजिए, द्रविड़ भाषा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो 2 का ए हो जाएगा। ऑस्ट्रिक एशियाटिक जो है ये बेसिकली ट्राइब्स लोग बोलते हैं। और ट्राइब्स में कौन कौन से ट्राइब्स हैं, तो झारखंड और उड़ीसा, मेघालय वाले जो ट्राइब्स हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक बोलते हैं। तो झारखंड, उड़ीसा, मेघालय हो जाएगा। तो 3 का डी हो जाएगा। और टिबेटो बर्मन जो होता है नॉर्थ ईस्ट वाले लोग इस भाषा को बोलते हैं। तो असम, मणिपुर और नागालैंड। तो इस तरह हम लोगों ने ईजिली एक से ही हम लोगों ने इसको मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फसल के साथ उसके अग्रणी उत्पादक राज्यों का मिलान कीजिए। तो फसल दे रखा है, उसके अग्रणी उत्पादक राज्य दे रखे हैं। तो चलिए इसको मैच करवाते हैं। तो ज्वार का जो सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में उत्पादन होता है, आपको पता होगा। तो ज्वार का हो गया महाराष्ट्र। और बाजरा हो जाएगा राजस्थान, 2 का सी। चावल जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और चना हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये ऐसे मिल गया। 1 का बी, 1 का बी, 2 का सी। 1 का बी, 2 का सी कहाँ है, 1 का बी, 2 का सी ये हो जाएगा। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जनसंख्या आकार जनगणना 2011 के संदर्भ में भारतीय राज्यों का सही क्रम क्या है। तो
उच्चतम से निम्नतम बोल रहा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो मतलब मैक्सिमम से लेकर के मिनिमम तक जाना है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो ये चारों में ही दे रखा, तो ये तो चलिए हट गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 2011 का जनगणना के अनुसार जो है वह कुल आबादी का जो है लगभग 16% के आसपास, 16.5% के आसपास है यूपी की जनसंख्या। फिर सेकंड नंबर पे जो आती है महाराष्ट्र की जनसंख्या आती है, तो महाराष्ट्र सेकंड पे आ गया। अब इन दोनों देखते हैं। महाराष्ट्र में जो टोटल जनसंख्या है कुल आबादी का वो लगभग 10% के आसपास है। फिर थर्ड में जो आता है, थर्ड में आता है बिहार। बिहार का जो है जनसंख्या, ये थर्ड में आ जाए तो डी नंबर हो जाएगा। थर्ड बिहार का जो जनसंख्या पॉपुलेशन जो है 8.6% है। फिर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो है 7.55%। अच्छा, ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है, अब तो काफ़ी चेंज भी हो गया होगा इसमें, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल पार्क का मिलान उस राज्य से कीजिए वो स्थित है, मतलब नेशनल पार्क कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य से संबंधित है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो बाल्फाकारम जो है, बाल्फाकारम कहाँ है, तो बाल्फाकारम जो है यह मेघालय में है, तो ए का सी हो जाएगा। महावीर हरिना वनस्थली जो है वो कहाँ है, वो है तेलंगाना में, तो 2 का ये हो जाएगा। नामदफा जो है वह अरुणाचल में है और नामेरी जो है वो आसाम में है, तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। इसके चलिए इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। ये जो है बाल्फाकारम जो है वह गारो हिल्स में बेसिकली है पाया जाता है। और गारो हिल्स कहाँ है, तो गारो हिल्स जो है मेघालय में है, तो यह जो है बाल्फाकारम जो है यह गारो हिल्स में स्थित है यह। और महावीर हरिना वनस्थल जो है वह तेलंगाना की एक जगह है साहबनगर, तेलंगाना का एक स्थल है साहबनगर में है यह। और यह जो है इसका जो निर्माण किया गया था महावीर हरिना वनस्थली का, यह निर्माण जो 1975 में किया गया था। और 1975 में किया गया था, ये 25वीं वर्षगांठ थी किसकी, महावीर की। महावीर जैन जो थे उनकी यह 25वीं वर्षगांठ थी, उसी उपलक्ष्य में 1975 में महावीर हरिना वनस्थली जो है तेलंगाना में स्थापित किया गया था। और नामदफा जो है अरुणाचल में है, ये तो काफ़ी फेमस है। और आसाम जो है, ये आसाम में जो है नामेरी है, और नामेरी जो है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यह जो है आसाम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। और यह जो है नामेरी जो है अरुणाचल और आसाम की यह सीमा बनाती है, आसाम और अरुणाचल की, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी नदियाँ उनकी सहायक नदियों के साथ सही रूप में सम्मिलित हैं, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। कृष्णा जो है, कृष्णा की जो है सही दे रखा है, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये कृष्णा की ही सहायक नदी है, तो ये तो सही है। गंगा की ये भी सही है, गोमती, कोसी और गंडक ये भी सही है। यमुना की भी केन, बेतवा, चंबल ये भी सही है। कावेरी की कामिनी, भीमा, हेमावती ये सब नहीं है, तो ए बी सी जो है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कृष्णा नदी जो है आपको पता होगा कि यह महाबालेश्वर से निकलती है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में बहती है। यह बेसिकली 4 राज्यों में बहती है, यह कई बार पूछता भी है क्वेश्चन, तो मैं इसका बता ही देता हूँ। एक महाराष्ट्र में यह बहती है, फिर कर्नाटक में बहती है, तेलंगाना में बहती है और आंध्र प्रदेश में यह बहती है, तो 4 राज्यों में बेसिकली यह बहती है। और इसकी जो लंबाई है लगभग 1300 किलोमीटर है। और फिर और कावेरी का देख लेते हैं कुछ कुछ कौन कौन सा है। अच्छा, पहले इसके पहले देख लेते हैं। ये गंगा का हो गया, गोमती, कोसी और गंडक। और यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है आपको कमेंट में बताना है कि यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई नदियों की लंबाई में सबसे लंबी से सबसे छोटी के एक क्रम व्यवस्थित करने पर सही क्रम है, तो सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय नदी बेसिकली ये सब दे रखा है, ये सब जो दे रखा है प्रायद्वीपीय नदी दे रखा है, तो प्रायद्वीपीय नदी देता तो और ठीक रहता ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे बड़ी जो नदी है प्रायद्वीपीय नदी, वो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, तो गोदावरी हो जाएगी 1 पे। तो इन दोनों में अब देखते हैं बी और डी में। फिर जो आता है नंबर उसका कृष्णा का नंबर आता है जो कि 1300 किलोमीटर है, फिर महानदी और फिर तापी, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और ये कृष्णा की 1300 किलोमीटर है और गोदावरी की जो है लगभग 1450 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और महानदी की जो लंबाई है वो 860 किलोमीटर है और तापी की जो लंबाई है 730 किलोमीटर है। आपको कमेंट में बताना है कि महानदी की जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान है? तो इसको चलिए देखते हैं। उषा मेहता जो है गुप्त रेडियो प्रसारण से संबंधित है, बिल्कुल सही दे रखा है। केटी भाष्यम जो है स्वतंत्र सरकार चलाने नहीं, ये तो चित्तू पांडे ने किया था, तो बेसिकली होना चाहिए सी का, ये होना चाहिए, तो ये तो नहीं दे रखा, गलत है। चित्तू पांडे मजदूर अशांति, ये भी गलत दे रखा है। मातंगिनी हजारा पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, ये सही दे रखा है। तो ए और 4 जो है सही है, ए और डी, तो ए नंबर बेसिकली ये हो जाएगा। मातंगनी हजारा को बेसिकली बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है, बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। तो ऐसा भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है, तो मातंगनी हजारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाहजहां के निर्माण क्रियाकलापों के संदर्भ में निम्न ब्यौरा का मिलान कीजिए। तो शाहजहां के कुछ स्थलाकृत वो दिए हुए हैं, स्थापत्य दिए हुए हैं, उसको मिलान करना कि कौन कहाँ है स्थित। तो मोती मस्जिद कहाँ है? तो मोती मस्जिद जो है वो आगरा में, आपको पता ही है, ए का डी हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में था, तो 2 का ए हो जाएगा। तो 1 का डी 2 का ए। अब इन सब मामला में फंसेगा। फिर देखते हैं कैलीग्राफी का व्यापक प्रयोग। तो कैलीग्राफी का जो व्यापक प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया, वो ताजमहल में किया गया है, तो 3 का बी हो जाएगा। तो 3 का बी, इस तरह आंसर सी हो जाएगा। तो कैलीग्राफी का उपयोग जो किया गया है ताजमहल में किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। सम्राट बनने के पश्चात प्रथम अप्रन जो है वह मयूर सिंहासन पे बैठा था शाहजहां, तो यह इस तरह आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दी गई जानकारी को सूफी संतों के संदर्भ में मिलान कीजिए। तो अब सूफी संत दे रखे हैं, वो कौन कौन से संबंधित हैं। तो एक चीज़ तो इसमें सबसे फेमस जो है वो देख लीजिए आप, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर से संबंधित है, तो 2 का सी हो जाएगा। अब बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक थे, तो हम लोगों ने 2 तो ऐसे निकाल लिया, 1 का सी और 2 का डी। 1 का सी और 2 का डी कहाँ गया? सॉरी, 2 का सी है ना, 2 का सी और 1 का डी, 2 का सी और 1 का डी, 2 का सी और 1 का डी, 1 नंबर हो जाएगा आंसर। तो हम लोगों ने इससे ही निकाल लिया। बाकी जो है इसमें देख लेते हैं। नसीरुद्दीन चिराग जो है वो दिल्ली में है, चिराग, और बंदे नव्ज गेसु गराज जो है वह गुलबर्गा में है। तो इस तरह हमने बड़ी इजीली इसको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा काल में मिट्टी की ईंटों की संरचना एवं योजनाबद्ध अधिवास का प्रमाण मिलता है। मिट्टी के बर्तनों की श्रेणी कालीबंगा के समान थी। कलाकृतियों में उत्कीर्ण रहित मुहरे, अभिलेख रेखा के साथ मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्ति, चक्र, गाड़ी, झुनझुने, वृषभ, मूर्तिका, चट, ब्लेड, बाट, अस्थि, नोक और सिलौटी समाविष्ट थे। उत्खनन के दौरान थोक में जानवरों की अस्थियां पाई गई, जो कि पशुपालन के महत्व को इंगित करती थी। संरचनात्मक परिसर के पीछे खुले क्षेत्र में हॉप्स कॉच का एक स्टैक किया हुआ सेट पाया गया था। पीठू, जो कि भारत एवं पाकिस्तान के बच्चों के बीच लोकप्रिय है, इसके सदृश खेल को प्रारंभिक हड़प्पा काल में शुरू होने की संभावना को यह सूचित करता है। यह कथन भारत के कौन से हड़प्पा काल में यह वर्णित वर्णन है? तो यह जो है बेसिकली ये जो है राखीगढ़ी हरियाणा से यह संबंधित है, राखीगढ़ी हरियाणा से संबंधित है। कुछ इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये जो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, यह बेसिकली यह हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, और यह घग्गर, यह जो है घग्गर नदी के किनारे यह बसा हुआ, और इसकी इस स्थल की जो खोज की थी राखीगढ़ी की, वह सूरज भान ने की थी, सूरज भान ने की थी। और इसके जो है हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा यह इसका जगह कहा जाता है, सबसे बड़ा संदेह स्थल इसको कहा जाता है राखीगढ़ी, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बाकी कुछ देख लेते हैं। जैसे बनावली जो है, बनावली हरियाणा में है, और यह फतेहाबाद में है। फतेहाबाद जो कि सरस्वती रवि नदी के किनारे है, और इसकी जो खोज की थी बनावली की, वो की थी R.S. बिष्ट ने, R.S. बिष्ट ने। ये आपके क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और धौलाबुरा जो है बेसिकली ये गुजरात में है, और गुजरात के यह कच्छ ज़िले में है, गुजरात के यह कच्छ ज़िले में है। और इसकी जो खोज की थी वह J.P. जोशी ने की थी। धौलावीरा खोज कौन की थी? J.P. जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला दे रखा है, वह मौखरी राजवंश से संबंधित था, वह पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था,
बाण, मयूर, मातंग, दिवाकर उसके दरबार के प्रसिद्ध लेखक थे। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागमंजरी। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट को छोड़ करके बाकी तीनों ही सही है। बी सी डी जो है वो सही हो जाएंगे, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली मौखरी जो थे गुप्तों के सामंत थे। यह जो थे मौखरी, यह गुप्तों के सामंत थे। और मौखरी वंश के जो राजधानी थी वह इन लोगों ने कन्नौज बनाई थी। कन्नौज इसकी राजधानी बनाई थी। और इसमें प्रमुख जो शासक हुए थे उसमें सब वर्मा, ईशान वर्मा, ग्रह वर्मा, ये सब जो थे इसके प्रसिद्ध शासक थे। और हर्षवर्धन जो है वह वर्धन राजवंश का संस्थापक था। ये जो हर्षवर्धन था वह वर्धन वंश का संस्थापक था। और इसकी जो राजधानी थी वह थानेश्वर थी। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय जो है वह चालुक्य वंश का शासक था। और चालुक्य वंश का शासक होने के साथ साथ ये नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन के बीच इसका लड़ाई हुआ था। और जिसमें जो है हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को यह हरा देता है, हर्षवर्धन को। और इसमें कुछ देख लेते हैं। ये जो हुएनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के काल में ही आया था। और इसने जो है हुएनसांग जो है सी यूकी नामक पुस्तक लिखी थी। और हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को, वो हुएनसांग को कहा जाता है। और या इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और इसमें कुछ डिटेल देख लेते हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की थी। तो इन सब फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न मंदिर निर्माणों को कालानुक्रमित क्रम यानी अत्यंत प्राचीन से नूतन काल में व्यवस्थित कीजिए। नायकों द्वारा मदुरई की मीनाक्षी मंदिर का पुनर्निर्माण पूछ रहा है, ये देख रहा है, आपको इसको ध्यान रखिएगा। हम्पी में विट्ठल मंदिर, पड़क्कल में मंदिरों का समूह और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का निर्माण। तो ये जो बेसिकली है सबसे पहले जो निर्माण हुआ था, पहले जो था पड़क्कल मंदिर के समूह का निर्माण हुआ। तो पहला ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। फिर हुआ था हम्पी में विट्ठल मंदिर। और फिर हुआ था ये नायकों द्वारा मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का पुनर्निर्माण। पहले देख लेते हैं मीनाक्षी मंदिर जो है बेसिकली यह जो है तमिलनाडु में है यह। और यह हिंदू देवता शिव और उनकी पत्नी पार्वती दोनों को समर्पित है। मुस्लिम शासक जो मलिक काफूर था उसने जो है 1310 ईस्वी में मीनाक्षी मंदिर में इसने लूटपाट की थी। और ये जो विजय विट्ठल मंदिर जो है इसका निर्माण जो है विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के शासक थे। तुलुप वंश के आप काफ़ी प्रतापी राजा थे तुलुप वंश के, कृष्णदेव राय। इन्होंने 1509 और 9 में इसका निर्माण करवाया था। और पड़क्कल मंदिर जो है इसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, पड़क्कल मंदिर जो है वो बहुत फेमस है। पड़क्कल मंदिर को 1987 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया था। और कौन सा बचा, हाँ, बृहदेश्वर मंदिर जो है यह 1000 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और यह चोल राजा द्वारा इसको बनवाया गया था। अच्छा, ये जो बृहदेश्वर मंदिर जो है यह विश्व की एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि पूर्णतः जो है ग्रेनाइट का यह बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। आरिका मेदु दे रखा है, तोल्पक्यम दे रखा है, बल्लालास दे रखा है, माँ और वेली दे रखा है। तो तोल्पक्यम तो जानते होंगे आप, तमिल व्याकरण है। तो 2 का डी हो जाएगा। तो 2 का डी वाला आंसर हो जाएगा। 2 का डी एक ही है, सॉरी 2 का डी ना, सॉरी 2 का डी ये रहा। हाँ, 2 का डी 1 नंबर हो जाएगा। तो 1 से ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो बाकियों का देख लेते हैं। तो अरिका मेदु जो है वो बेसिकली रोमन फैक्ट्री यहाँ पे थी अरिका मेदु में। और बल्लालास जो है वह एक संरक्षक हुआ करता था। और माँ एवं बेली जो है भूमाप की इकाई थी। तोल्पक्यम के बारे में थोड़ा बताता हूँ क्योंकि तोल्पक्यम से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं।
तोल्पक्यम में 4 जाति का इसमें उल्लेख किया गया है, 4 जातियों का उल्लेख किया गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मण इसमें किया गया था, ब्राह्मण, राजा, व्यापारी और किसान, इसका यह इसमें किया गया था, इसका उल्लेख। और बल्लास जो है, बल्लास शब्द का अर्थ ही होता है रक्षक या संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पाए जाने वाले आमों की निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। तो चलिए इसमें मिलान करते हैं। चौसा जो है पश्चिम बंगाल में, यह पश्चिम बंगाल में नहीं पाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं पाया जाता है, बिहार और बक्सर और उस एरिया में पाया जाता है। तोतापुरी, तोतापुरी भी ये नहीं पाया जाता है। चौसा जो है बेसिकली, इसमें बारे में बता दूं, चौसा जो है बेसिकली यूपी का यह एक फेमस आम का प्रकार है, जो कि हरदोई में यह सुप्रसिद्ध है, हरदोई में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और तोतापुरी आम जो है वह दक्षिण भारत में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, दक्षिण भारत में पाया। तो दो, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। केसर जो है वो गुजरात में पाई जाती है, सही दे रखा है। अल्फांसो जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो ये भी सही है। अब केसर जो है महाराष्ट्र और बेसिकली गुजरात वाले एरिया में यह पाई जाती है। और केसर इसका इसलिए नाम है क्योंकि इस आम से केसर की खुशबू आती है। और यह अल्फांसो जो है, इसको कई जगह हापुस इसको भी बोला जाता है। और यह जो है अल्फांसो जो है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो था पुर्तगाली, उसके सम्मान में इस नाम का नाम रखा गया था। और यह महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में बेसिकली यह पाया जाता है, महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, तो देखते हैं। राजेंद्र प्रथम चोला ने मलिगाई कोल एक प्रमाणिक मापन इकाई प्रारंभ की। दूसरा दे रखा है कथन, राजेंद्र वन चोला के पुत्र अरुमोली वर्मन ने प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है। राजेंद्र प्रथम ने है एक मापन की प्रणाली प्रारंभ की थी, जिसे मलिगाई कोल कहते हैं। और बृहदेश्वर मंदिर जो है राजेंद्र प्रथम के पिता राजराज प्रथम ने बनवाई थी, राजराज प्रथम ने बनवाई थी 1003 से 1010 के बीच में, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल कालीन ऐसे होना चाहिए, मुगल कालीन भारत में उच्चतम से निम्नतम की ओर सही हायरार्की, मतलब हायरार्की ये लिखा हुआ है, एक्चुअली हायरार्की को बोलते हैं वरीयता क्रम, वरीयता क्रम बोलते हैं। तो वरीयता क्रम इसको पूछ रहा है, मुगल काल का जो है वरीयता क्रम कैसे कैसे था, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला दे रखा, चलिए इसको मैं बता ही देता हूँ। इसमें जो है सूबेदार जो है पहला आएगा। सूबेदार बेसिकली क्या था कि जो मुख्यमंत्री के रूप में, जो आप आज देख सकते हैं, जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के रूप में सूबेदार को आप उसको को रिलेट कर सकते हैं। तो इसी को जो है सूबेदार को ही निज़ाम कहा जाता था, निज़ाम कहा जाता था। और यही जो होता था वो बादशाह का प्रतिनिधित्व करता था, और बादशाह के फरमानों को लागू करने वाला जो होता था वह सूबेदार ही होता था। उसके बाद जो आता था वो जिला अधिकारी, जिला के लेवल पर एक फौजदार होता था, फौजदार नाम का अधिकारी होता था। तो सूबेदार के बाद आ जाएगा फौजदार, तो ये हो जाएगा आंसर, सूबेदार, फौजदार, अमीन और मुकद्दम। अब मुकद्दम जो होता था गांव का मुखिया होता था, बेसिकली ये गांव का मुखिया होता था। और अमीन जो होता था उस टाइम में जो अभी जो है भूमि मापन से संबंधित है, तो ये भी अभी उस टाइम जो है शाहजहाँ के शासनकाल के टाइम में भू राजस्व वसूलने का यह छोटा इकाई था यह अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए इसमें जो पहले फेमस वाले को देख लेते हैं, चलिए मिला ही लेते हैं। टिप्पू शाह जो है बेसिकली यह पागलपंथी विद्रोह से संबंधित था। दादू मियाँ जो थे फराजी आंदोलन से संबंधित थे। और चैत्य सिंह जो थे वह बनारस रेवेलियन से संबंधित थे। और तूती मीर जो हैं तरीक़ाह ए मुहम्मदिया से यह संबंधित थे। तो इसको आप बेसिकली याद ही कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता था दुद्दू मियाँ जो हैं वह फराजी आंदोलन से संबंधित, और टिप्पू शाह जो है पागलपंथी से संबंधित हो। इस तरह आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 1 का डी, 2 का बी, 3 का ए और 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग देश वर्तमान में भागलपुर की आर्ट फॉर्म मंजूषा कला है। बिल्कुल सही दे रखा है। इस कला में प्रयुक्त मुख्य रंग केवल गुलाबी, हरा और पीला है, तो कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वह सही है। अंग देश जो है भागलपुर और मुंगेर के आसपास की जगह का नाम है अंग देश, उस पहले बोला जाता था महाजनपद के रूप में। और वहाँ की जो आर्ट फॉर्म है वो मंजूषा है, बिल्कुल सही दे रखा है। और मंजूषा के जो
उत्कर्ष हुआ था, इसका जो आरंभ हुआ था वो 7वीं शताब्दी में माना जाता है और इसे पट्टचित्र भी कहा जाता है। मंजूषा को पट्टचित्र भी कहा जाता है, पट्टचित्र भी इसे कहा जाता है। और आधुनिक समय में जो है मंजूषा कला की जो खोज की थी W.G. आर्चर ने की थी। W.G. आर्चर ने मंजूषा कला की खोज की थी और इसे राष्ट्रीय धरोहर का भी इसको पहचान दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। किला कोट, कोहबार, थियाबाड़िया, मोराकुटी। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये सब जो है किससे संबंधित है। तो किला कोट जो है वह सांझी से संबंधित है और सांझी जो है एक बेसिकली एक पर्व है। यह एक पर्व है जो कि नवरात्रि के समय में यह मनाया जाता है। तो किला कोट जो है सांझी से संबंधित हो गया। और कोहबर जो है, कोहबर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है कोहबर बेसिकली क्या है, शादी ब्याह में ना बिहार और यूपी के क्षेत्र में कोहबर बनाया जाता है। तो वो मधुबनी बेसिकली यह संबंधित है। तो 1 का C और 2 का A, इससे मिला के देख लेते हैं। 1 का C और 2 का A, B नंबर मिल जाता है। तो आपको अगर इसमें ये सबसे अच्छा है कि मिलान वाले में अगर 1 2 आपको आ रहा है तो आप इजीली आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो बाकी हो जाएगा 3 का B देख लीजिए। थिया बाड़िया जो है वो पटाचित्र से है और मोराकुटी जो है पिछवाई से है। तो B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1 से अधिक बार सेवा देने वाले नेता थे। तो कौन कौन से जो थे 1 बार से अधिक दिया था सेवा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दिया था, बिल्कुल दिया था। W.C. बनर्जी ने दिया था, ये भी दिया था। दादा भाई नौरोजी सबसे ज़्यादा दिए थे, ये भी सही है। और रहमतुल्लाह सयानी जो थे वो उन्होंने नहीं दिया था। सर विलियम बर्डन, हाँ ये भी 2 बार दिए हैं। तो A, B, C और E, A, B, C और E कहाँ है? B नंबर में है। तो B नंबर में हो जाएगा इसका आंसर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है 1902 में के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और 2 बार इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है पहला अधिवेशन उन्होंने 1885 में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही किया था। और दूसरी अध्यक्षता जो की थी 1892 में किया था इन्होंने। और फिर आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी जो है 1886 में किया था उन्होंने पहली बार। फिर किया था 1886 हो गया इनका फेमस। फिर हो गया 1893 और 1906। और 1906 में ही पहली बार स्वराज शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। और विलियम बेडरबर्न जो थे राष्ट्रीय वो उन्होंने 1889 में बम्बई में किया था इन्होंने अध्यक्षता, और 1 बार इन्होंने और किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाराजा रणजीत सिंह करोड़ सिंधिया माई मिसल से आए थे। महाराजा रणजीत सिंह की सेवा में जीन फ्रांकोइस अलार्ड एवं जीन बापित्स वेंचुरा 2 नेपोलियन जनरल थे। तो इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट नंबर B जो है वो सही है। और ये जो थे महाराजा रणजीत सिंह जी थे सुकरचाई मिसल से थे। महाराजा रणजीत सिंह को जो थे पंजाब के राजा थे, इसको सुरकचिया बोलते हैं, इसको बेसिकली सुरकचिया मिसल से थे यह। हाँ, ये बता रहा था मैं कि रणजीत सिंह जो है रणजीत सिंह जो थे वो पंजाब के राजा थे और इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। शेरे पंजाब इन्हें कहा जाता है। और 1801 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि धारण इन्होंने किया, मिला था इनको 1801 में। और इन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है लाहौर को इन्होंने बनाया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। और 1802 में अमृतसर को भी इसने राजधानी इन्होंने बनाया था। और दूसरा जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि महाराजा रणजीत सिंह की सेवा में जीन फ्रांकोइस और अलार्ड और जीन बापित्सा वेंचुरा 2 नेपोलियन जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन में स्त्री अडचार संत निम्नलिखित में से अडियार होना चाहिए। अडियार संत निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसमें यार जो लगा रहे ना, तो आप समझ जाइए कि वो बेसिकली हैं। तो बाकी सबको काट दीजिए, यार वाला को चुन लीजिए। तो अमियार हो गया, ईसाई नियार हो गया और कार्सियार हो गया। तो ये तीनों A से E हो जाएगा आंसर। इसको मैंने एक ट्रिक बता दी आपको, इससे आप छाट सकते हैं। चलिए इसको बेसिकली जान लेते हैं। भक्ति आंदोलन का जो आरंभ होता है दक्षिण भारत में होता है। और यहाँ पे जो दो यहाँ पे संत विकसित होते हैं, अलवार संत और नयनार संत।
नैनार संत। अलवार जो है वो विष्णु को मानते हैं और नैनार जो है वो शैव को बेसिकली मानते हैं। नैनार में कुल 63 संत थे जिसमें 3 महिला थी और यही 3 महिला थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में कपास की खेती के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो कपास की खेती के बारे में देखते हैं। 1861 के अमेरिकन सिविल वार का भारत में कपास उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ा था। दक्कन के ग्रामीण इलाकों में कपास उत्पादन में उछाल है, बिल्कुल सही है। 1862 तक ब्रिटेन में 90% कपास का आयात भारत से होता था, बिल्कुल सही है। कपास उत्पादन से विस्तार से साहूकारों की अपेक्षा रैयतों को अधिक धनवान बनाया, नहीं, उल्टा था। साहूकार इसमें ज़्यादा प्रॉफिट में थे और रैयत जो थे लॉस में थे, तो ये गलत है। 1875 का दक्कन दंगा धनी रैयतों के विरुद्ध साहूकारों की प्रतिक्रिया थी, नहीं। तो ए बी सी जो है वो आंसर सही है, तो केवल ए बी सी हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं। सांची कॉपर प्लेट शिलालेख दे रखा है, एहोर है, एहोल होना चाहिए। एहोल शिलालेख दे रखा है, इलाहाबाद पिलर शिलालेख दे रखा है और बराह कॉपर प्लेट शिलालेख दे रखा है। तो चलिए मिलाते हैं। सांची कॉपर प्लेट शिलालेखा जो है जो चंद्रगुप्त से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, और एहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय से है, तो 2 का 1 हो जाएगा। तो अब इस चलिए मिलाकर देखते हैं। 180 और 2 का 180 और 2 का एक ही बार में आप मिल जा रहा है। एक अगर आपको एक भी याद है तो आप इससे मिल जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है हरियाणा पीसीएस की कि मिलान वाले में आप 1-2 याद है आपको तो आप उससे मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दे रखा है मिलान करने के लिए कि कौन कौन सा प्रणाली किससे संबंधित था। दहसाला प्रणाली जो है आप जानते हैं कि अकबर से संबंधित है और अकबर में वहाँ पे राजा थे, राजा टोडरमल, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ए का बी हो जाएगा, 1 नंबर का बी। 1 नंबर का बी देख लीजिए कौन कौन सा में है, सी और बी में है। देखिए हम लोगों ने 2 तो पहले ही छाट लिया। अब आगे देख लेते हैं, अगर आपको कुछ और पता है इसमें तो उसमें देख लेते हैं। अब ये देखिए बिस्वा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आप अपनाया था। 3 का ये कहाँ गया, 3 का इसमें सी नंबर। आपको देखिए 2 अगर आप जान रहे हो तो आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं। तो 2 का हो जाएगा सी, जो कि बिघा ये दफ्तरी जो है शाहजहां द्वारा बनाया गया था और गज सिकंदरी जो है सिकंदर लोदी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप इसे मिला ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। माता नी पचेड़ी, सांझी, फाड़, सौरा, चित्रकला। तो सांझी तो आपको मैंने बताया था। सांझी जो था क्या था, एक पर्व था जो कि नवरात्रि के टाइम में यह मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है यूपी बिहार में मनाया जाएगा। तो 2 का ये हो जाएगा। तो 2 का ये वाला कहाँ देखे, मिला लीजिए। 2 का एक ही मिल रहा है, देखिए 1 का ये हो जाएगा आंसर। तो एक भी अगर आपको पता है 1-2 तो बेसिकली उससे मिल जा रहा है। और माता नी पचड़ी जो है वह है गुजरात से संबंधित है और फाड़ जो है वह राजस्थान से संबंधित है और सौरा चित्रकला जो है उड़ीसा से संबंधित है। अब माता नी पचेड़ी जो है वह अहमदाबाद गुजरात का एक हस्तनिर्मित कपड़ा है। यह बेसिकली यह जो है हस्तनिर्मित कपड़ा है। और सांझी कला जो है यह वज्र में शुरू हुई थी। सांझी जो है वह ब्रज में शुरू हुई थी और भगवान की कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है यह। और ये जो फाड़ जो है वह बेसिकली राजस्थान के भीलवाड़ा जिला की विशेषता है, भीलवाड़ा। और सौर चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं अब इसमें सबनम दे रखा है, मसरू दे रखा है, धावला दे रखा है और छींट दे रखा है। तो इसको मैच करवाते हैं। सबनम और मखमल आपको अलग सा नहीं लग, मतलब एक ही जैसा नहीं लग रहा है कि सबनम है जो कि मखमल टाइप का है, मलमल कुछ है। तो 1 का सी मिला के देखिए, 1 का सी। चलिए यहाँ और यहाँ फंस रहे हैं। फिर देखते हैं मसरू। हाँ, मसरू जो है वो बेसिकली सूती और रेशम दोनों कपड़ा से ये मिलकर बनाया जाता था, सूती और रेशम। तो 2 का डी, 2 का डी हो जाएगा और 1 का सी हो जाएगा। 1 का सी और 2 का डी। अच्छा, इन दोनों ये तो चालाकी कर दिया। 1 का सी और 2 का डी दोनों में दे रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। धावला जो है, धावला एक प्रकार का ऊन है। धावला एक प्रकार का ऊन है, तो 3 का ये हो जाएगा। इसमें तो बात नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैचिंग वाले में हम लोगों ने इसको कर लिया। अच्छा, ये बेसिकली बता देता हूँ। सबनम जो है, सबनम शाहजहाँ के काल में
ये जो रेशम सिल्क से बनाया जाता था इसको, और शाम की ओस के रूप में इतना ये सॉफ्ट होता था कि शाम की ओस के रूप में इसका नाम दिया गया था, इसलिए इसे शबनम बोला जाता है। और ढाबला ऊनी जो है वो कंबल है, एक प्रकार का कंबल या ऊन का एक कंबल है। यह जो है राजस्थान में बेसिकली यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा मिहिर भोज, भोज वन के अंतर्गत प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन के अंतर्गत पल्लव सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा स्थापित पाल राजवंश, परांतक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो इसको बेसिकली ये घटनाक्रम पूछ रहा है। तो ये मिहिर भोज जो थे, मिहिर भोज ने प्रतिहार राजवंश के एक राजा थे और इन्होंने 49 वर्ष तक इसने शासन किया था और इसकी राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। इसकी राजधानी कन्नौज थी और मिहिर भोज ने प्रतिहार वंश का स्थापना जो किया था यह बेसिकली किया था 836 ईस्वी में। और महेंद्र वर्मन के अंतर्गत ये जो है पल्लव सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो पल्लव की जो स्थापना की गई थी वह 7वीं शताब्दी में की गई थी। 7वीं शताब्दी में की थी महेंद्र वर्मन, 7वीं शताब्दी मतलब 630 के आसपास ये की गई थी। और गोपाल द्वारा इसको पाल वंश की स्थापना की थी 750 ईस्वी में की गई थी। और परांतक प्रथम द्वारा किया गया था यह जो है 907 ईस्वी में इसकी स्थापना की। तो आप इसको मिला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा BCAD हो जाएगा, C नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इसमें मैच करवाते हैं। चलिए इसको देखते हैं घटनाक्रम कब कब हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। डांडी मार्च कब से शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से हुआ था, 12 मार्च 1930 को। और रॉलेट एक्ट 13/1919 को हुआ था। जतिन दास की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1929 में। तो आप इसको ईजिली मिला सकते हैं। तो पहला हो जाएगा C, रॉलेट एक्ट आ जाएगा। तो C वाला देख लीजिए, यही तो है, एक से मिल गया, CDBA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है। तो बलि का जो अर्थ था, बलि एक प्रकार का जो था कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारत में अष्टपाद किसको निर्देश? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ये जो था एक शतरंज का खेल था बेसिकली। है अष्टपाद जो था शतरंज का खेल था और शतरंज का जो आविष्कार हुआ था वो इंडिया में हुआ था। और इसमें 64 वर्ग होते हैं, 8x8 का होता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ईस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ईस्ट एक प्रकार का फंजाई है, सही है। ईस्ट मिसेलियम बना सकता है, ये भी सही है। ईस्ट मुकुलन यानी बाइंडिंग द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, ये भी सही है। ईस्ट अनॉक्सीजिव यानी फैकल्टेटिव एनरोप्स है, ये भी सही है। सभी ईस्ट द्विरूपी यानी डायमॉर्फिक हैं, तो गलत है ये। सभी ईस्ट रोगजनक हैं, ये भी गलत है। ABCD जो है इसका आंसर हो जाएगा। ईस्ट को आम भाषा में आप जानते हैं खमीर बोला जाता है। ईस्ट को खमीर बोला जाता है और इसका जो है प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं खाद्य पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है। खमीर प्रोटीन और विटामिन का एक स्रोत है और खमीर जो है मतलब इसका खमीर जो है कवक है एक प्रकार का, आपको इसमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो कि हरित पादपों को उनके भोजन का सिंथेसाइज करने में मदद करती है। घटनाओं का सोपानीपात तथा केमिकल अभिक्रियाएं एक विनिर्दिष्ट अनुक्रमिक क्रम में होती है। इस घटना का चयन कीजिए जो कि फोटोसिंथेसिस, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन पूछता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, तो ये गलत है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण तो बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट बनता है, बिल्कुल सही है। जल विभाजक, तो C नंबर जो है इसका आंसर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक जोड़े कपल को संदेह है कि उनके नवजात शिशु की हॉस्पिटल में अदला बदली हुई है। इस बात को सुलझाने के लिए रक्त वर्गीकरण चाहा गया है। पुरुष का रक्त A है, औरत का रक्त B है। उनके जैविक शिशु का रक्त समूह हो सकता है। तो इसमें मैं बेसिकली इसको डिटेल में देखते हैं ज़रा। देखिए, एक मैं इसमें बना देता हूँ। मान लिया ये पुरुष है और ये महिला है, तो ये संभावित बच्चे हो जाएंगे, संभावित बच्चे। तो चलिए, अगर पुरुष अगर O रहता है और महिला भी O रहता है तो बच्चा की होने की जो संभावना है
वो होगा ए बी और ए बी। इसको आप याद रखिएगा। सॉरी, क्या मैंने बोल दिया, इसमें ओ होगा ना सर, ये नहीं होने वाले हैं। अगर पुरुष ओ ब्लड ग्रुप का, महिला भी ओ ब्लड ग्रुप होता है, इसका बच्चा जो होगा ओ होगा। फिर देखते हैं, अगर पुरुष ओ है और महिला ए है तो ओ और ए होगी, बच्चा ओ और ए होगा। फिर देखते हैं ओ और बी है, इसी प्रकार ओ बी हो जाएगा यह। फिर अगर पुरुष ओ है और महिला जो है ए बी है तो बच्चा जो होगा ए बी, ए और बी होगा। फिर अगर पुरुष जो है ए है और महिला भी ए है तो बच्चा जो होगा ओ और ए होगा। फिर देखते हैं, इधर देख लेते हैं, पुरुष और महिला और ये बच्चा। अगर पुरुष जो है, हमने कहाँ तक देख लिया था, ए तक देख लिया था। अगर पुरुष जो है ए है और महिला बी है तो बच्चा जो होगा, यही ऐसा कंडीशन है जिसमें तीनों होंगे, ए बी और ए बी। और आगे देखते हैं, अगर पुरुष जो है बी है और महिला भी बी है तो बी और ओ होगा बच्चा। और अगर पुरुष जो है बी है और महिला ए बी है तो बच्चा जो होगा ए बी और ए बी होगा। और दोनों ही ए बी हैं, सपोज ए बी हैं तो बच्चा जो होगा ए बी ए बी होंगे। अच्छा, ए बी वाला में एक होगा, यही एक कंडीशन है कि इसमें सारे होंगे ओ ए बी। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि पुरुष जो है ए और महिला जो है बी है, तो इसमें सारे कंडीशन, जितने भी कंडीशन होंगे सारे इसमें सही होंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन ये क्या दे रहा है आंसर। तो इसमें दे रखा है ए या बी, या तो ये चारों ही इस तरह से कंडीशन आ जाता है तो बी नंबर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाइट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रेट्स का रूपांतर नाइट्रोजन में होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, डीनाइट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का रूपांतर नाइट्रस में होता है। न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन है। वायुमंडलीय बिजली तड़ित के दौरान वायु के अंदर की नाइट्रोजन का रूपांतर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में होता है। और ई दे रखा है, रूट सिम्ब जो है में नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु मौजूद होते हैं। तो इसमें जो है नाइट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया जिसमें नाइट्रस का रूपांतर नाइट्रोजन में होता है, ये गलत दे रखा है। इसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में होता है, ये गलत दे रखा है। डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन का रूपांतर नाइट्रेट्स में होता है, ये भी गलत दे रखा है। और जबकि सी डी और ई जो है वो सही दे रखा है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाइकेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लाइकेन को देखते हैं। लाइकेन एक प्रकार का शैवाल है तो नहीं है, शैवाल नहीं है। लाइकेन कवक है तो लाइकेन कवक भी नहीं है। लाइकेन सोपोसी है तो यह सोपोसी है, बिल्कुल सही है। लाइकेन सहजीवी रूप है, ये भी सही है। लाइकेन मृतोपजीवी है, नहीं है। तो बी और डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, लाइकेन जो है ये बेसिकली थाइलोफाइटा समूह का यह पादप है। थाइलोफाइटा समूह का यह पादप है जो कि कवक और शैवाल से यह बनता है, कवक और शैवाल से बनता है। बेसिकली आपको इसको ध्यान रखना है। और लाइकेन जो है यह प्रदूषक, वायु प्रदूषक के रूप में यह काम करता है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे अवस्था परिवर्तन में कुछ प्रक्रम दिए गए हैं, देखते हैं। जल का बाष्पीकरण दे रखा है, मोमबत्ती का जलना दे रखा है, चीनी, जल में चीनी का घुलना दे रखा है, जल के वैद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीकरण को बनाना है। सही विकल्प को चुनिए। तो चलिए देखते हैं। बी, सी और डी में केवल रासायनिक परिवर्तन सम्मिलित हैं। बी, सी और डी। बी में मोमबत्ती का जलना ऐसा है कि ये रासायनिक और भौतिक दोनों है, तो ये तो गलत हो गया। ए, बी तथा सी केवल भौतिक है तो बी के कारण ये भी गलत हो जाएगा। केवल एक भौतिक परिवर्तन है, जल का बाष्पीकरण, ये तो भौतिक परिवर्तन होगा, ये तो सही है। और क्या दे रखा है, बी में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, तो ये सही है बिल्कुल। तो सी और डी होना चाहिए सही। तो लेकिन ऑप्शन एक ही चुनना है। बेसिकली मुझे लगता है ये मोमबत्ती के बारे में पूछना चाह रहा था, तो मोमबत्ती जो है दोनों परिवर्तन है, तो डी पे जाना ज़्यादा सही रहेगा, सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है।
यह गलत है, ये सॉरी ये सही है, ये तो सही है, बिल्कुल गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग पाउडर का एक महत्वपूर्ण घटक है, गलत बात है ये। ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर सकता है, सही बात है। ब्लू विट्रियल की एक सूत्र इकाई है जो जल के 10 अणु में उपस्थित होते हैं, गलत बात है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, तो ये सही है। तो पूछ क्या रहा था कौन सा सही नहीं है, तो डी और बी सही नहीं है, तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी Na2CO3 बेकिंग सोडा। आपको इसमें पता ही है कि CaSO4 को अगर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यह बनेगा। और जिसका जो सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है, तो CaSO4 × 10H2O, तो ये आपको ये तो पता ही है। और ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठोस सोडियम क्लोराइड से कैम्फर, दूसरा देख रहा पुष्प की पंखड़ियों के अर्क से विभिन्न रंग द्रव्य, एसीटोन एवं जल मिश्रण, क्रीम के मक्खन। तो क्रीम के मक्खन को पहले आप देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, तो आपके अंदर हो जाएगा, तो 4 का सी हो जाएगा। 4 का सी देख लीजिए, इन दोनों में है, ठीक है। और देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी जो है कलर को डिफरेंट करता है, तो कलर को डिफरेंट करने वाला कौन सा हो जाएगा कलर को डिफरेंस करने वाला ये हो जाएगा पुष्प की पंखड़ियों के अंग, तो हाँ रंग द्रव्य आ गया ना, तो क्रोमेटोग्राफी जो है कलर को अलग करता है, तो 2 का ये हो जाएगा। 2 का ये वाला कहाँ है, अच्छा दोनों में ही दे रखा है 2 का ये। चलिए आगे देखते हैं। एसीटोन एवं जल मिश्रण, तो एसीटोन और जल मिश्रण जो है वह होगा आसवन से डिस्टिलेशन से होगा, तो 3 का बी हो जाएगा आंसर, 3 का बी हो जाएगा, यानी सी नंबर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अच्छा उद्रपातन जो है, ये तो सबसे बड़ा चीज़ था। उद्रपातन जो है ठोस सोडियम क्लोराइड से सीधा, मतलब उद्रपातन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ठोस अवस्था से सीधे वो जो है गैस अवस्था में जो रूपांतरित हो जाता है उसको बोलते हैं उद्रपातन, यानी सब्लिमेशन। ऐसा कपूर है, नेफ्थलीन है, ये सब जो है उद्रपातन के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निम्न परामर्शी अभिमत में शामिल विधिक विषयों पर विचार कीजिए। मिलान सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। दिल्ली विधि विश्वविद्यालय 1951 दे रखा है। केशव सिंह 1965 दे रखा है। फिर दे रखा है 2001 का विशेष संदर्भ संख्या 1, 2002 का विशेष संदर्भ संख्या 1। तो इसमें मिलान करते हैं। तो दिल्ली विधि अधिनियम 1951 जो है प्रत्यायोजित विधान है। केशव सिंह जो मामला था वह है विधायी विशेषाधिकार से। 2001 का विशेष संदर्भ संख्या 1 जो है वह है गुजरात गैस से, और 2002 वाला जो है गुजरात विधानसभा से। 2001-2 जो है बेसिकली जो गुजरात से ही संबंधित रहा था, जिसमें गोधरा दंगा भी हुआ था और वहाँ पे कच्छ का भूकंप भी आया था, तो बेसिकली उससे रिलेटेड है। तो आप आंसर नंबर जो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 54 नंबर है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 एवं 55 के प्रयोजन हेतु 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निम्न में से कौन से केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचन मंडल में शामिल किया। तो आप जो जानते हैं इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी है। ए का ए और सी हो जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहले बताता हूँ, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें लोकसभा के 10 सदस्य से अधिक नहीं होते और राज्यसभा ये बिल्कुल 15 और 7 है, अभी मैंने बताया। कन्वेंशन के अनुसार विपक्ष का एक सदस्य उनके चेयरमैन के रूप में कार्य करता है, तो ये जो है ये सही है। विपक्ष का इसमें लीडर होता है इसमें। थर्ड है यह राज्य निगम स्वायत्त मार्ग संचालन निकायों के आय व्यय एवं दर्शा वाले लेखा विवरण की जांच करता है, ये भी सही है। कमेटी की मियाद किसी भी समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होती, ये भी सही है। तो बी सी डी जो है वो सही है, तो डी नंबर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, प्राक्कलन समिति को, तो ये भी आप याद रखिएगा। और प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं।
और सारे जो है लोकसभा के ही सदस्य उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन एक परिरक्षी यानी प्रिजर्वेटिव नहीं है? नहीं पूछ रहा, तो कौन सा इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है? तो इसमें डालसीन जो है वह प्रिजर्वेटिव नहीं है, डालसीन। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मीथेन की बहुत अधिक मात्रा होती है जिसका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है क्योंकि वह धुआं या अपशिष्ट निर्मुक्त नहीं करता है, उससे ऊर्जा का अच्छा एवं सुरक्षित स्रोत माना जाता है। तो बिल्कुल सही है, बायोगैस CO2 का जो है इसका उत्सर्जन नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही दे रखा है। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की ऊंची मात्रा से प्राकृतिक गैस की तुलना में बायोगैस निम्न ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ये भी सही दे रखा है, लेकिन स्टेटमेंट जो है रीजन का सही से मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना के आरंभ से पहले निम्न में से कौन सी योजना अस्तित्व में थी? तो इसको देख लेते हैं। तो ये जो थी इसमें सर्वोदय प्लान और बॉम्बे प्लान, ये दोनों था, बी और डी। बॉम्बे प्लान को आर्थिक विकास की योजना से भी नाम से जाना जाता है और इसका जो है नाम टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है इसको, बॉम्बे प्लान को। और सर्वोदय योजना जो है लघु और कुटीर उद्योग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके घर में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? माइक्रोवेव ओवन और टेलीविजन में DC धारा का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं किया जाता, इसमें AC का प्रयोग किया जाता है, अल्टरनेटिव करंट का। रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन में AC धारा का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। एयर कूलर और कंडीशनर में AC धारा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। अधिकतर साधनों में 220 एम्पीयर धारा का प्रयोग होता है, नहीं, ये गलत है। और नेक्स्ट है, विभिन्न साधनों में से बहकर होने वाली धारा की मात्रा समान होती है, ये भी जो है गलत है। तो बी और सी जो है सिर्फ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। कथन दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। थर्ड दे रखा, बार मैग्नेट के भीतर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि के द्वारा दर्शाया जाता है। तो बार मैग्नेट के भीतर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, जैसे बिल्कुल गलत है। कितना भी ये जो चुंबक है तो इसमें सारे एरिया में जो है चुंबकीय क्षेत्र इसमें डेवलप रहेगा, तो सिर्फ 3 नंबर जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। 1, 2, 4 जो है सही है, तो सी नंबर जो है आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर एवं जनरेटर दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये विद्युत और जनरेटर दो एक ही सिद्धांत पर काम नहीं करता है, बाकी दोनों सही है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको बताना है कि डायनेमो जो है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक अल्ट्रासाउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करती है तो उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी व स्पीड बदलती है। सेकंड दे रखा है, वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी लगभग अपरिवर्तित रहती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी व स्पीड बदलती है। फिर फोर्थ दे रखा है, इकोकार्डियोग्राफी मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में प्रयोग में आने वाली एक तकनीक है जिसमें अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। तो यह बेसिकली यह जो है फ्रीक्वेंसी और स्पीड इसमें नहीं बदलती अल्ट्रासाउंड में, ये गलत दे रखा है। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम वेव की फ्रीक्वेंसी लगभग परिवर्तित होती है, ये सही है, हाँ ये सही है। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी या स्पीड बदलती है, ये भी गलत है। यानी पहला और तीसरा जो कंडीशन है एक ही तरह का है और दूसरा चौथा कंडीशन एक तरह का है। तो 2 और 4 जो है सही हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति दूर की वस्तु का स्पष्ट देखने में असमर्थ है, मतलब वो नहीं देख सकता है दूर की वस्तु को, तो व्यक्ति किससे संबंधित है? हाइपरमेट्रोपिया से संबंधित है, ये गलत है। ये मायोपिया से संबंधित, जो इसको दूर का नहीं दिखाई देता वो मायोपिया से संबंधित है और जिसको नज़दीक का नहीं दिखाई देता वो हाइपरमेट्रोपिया से संबंधित है। और मायोपिया के लिए अवतल दर्पण का अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जबकि हाइपरमेट्रोपिया के लिए
उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आई लेंस की तो पहला तो गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया, कौन सा देख लेते हैं। पहला गलत हो गया, ये दोनों तो गया। फिर देख लेते हैं आई लेंस की अत्यधिक वक्रता या आई बाल के दीर्घीकरण यानी इल्यूमिनेशन की वजह से यह दोष पैदा हुआ हो सकता है। ये सही है। और उचित पावर के अवतल लेंस का प्रयोग करके हाँ तो ये तो मैंने बता ही दिया, तो 2 और 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न उपबंधों में से किसमें संविधान संशोधन हेतु राज्यों के आधे से कम नहीं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो 7वीं अनुसूची में आवश्यकता नहीं होती है, तो ए नंबर हो जाएगा, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं हो जाती है। तो ए वाला जो है उसको चुन लीजिए, ए और डी वाला आ रहा है आंसर। फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 73, तो इसमें भी नहीं होता क्योंकि यह जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो इसमें भी नहीं आता है। चैप्टर 4 में आएगा। और चैप्टर तो क्या आवश्यकता होती क्या, तो 1 और 2 हो जाएगा आंसर, इसका आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने से पहले राजवाड़ों द्वारा दी गई कुछ संधियां या समझौते से उत्पन्न विवादों में न्यायालय को हस्तक्षेप करने से रोकता है। तो ये जो अनुच्छेद है 363 है, आपको ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संपत्ति का अधिकार को पार्ट 3 में से हटाए जाने के बाद संविधान के किस चार्ट व चैप्टर में शामिल किया गया। तो इसको जो है पार्ट 12 और चैप्टर 6 में इसको 4 में इसको शामिल किया गया है। संपत्ति का अधिकार जो था पहले एक मौलिक अधिकार था, बाद में उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और 300A अनुच्छेद में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। गोल्जी बॉडी से किससे संबंधित है। तो गोल्जी बॉडी जो है वह बेसिकली लाइसोसोम का निर्माण करता है, और लाइसोसोम जो है डाइजेशन से संबंधित है। तो इसको आप में ए का बी और 4 का ए से आप इसको मिला सकते हैं, तो ये सी नंबर में है। और राइबोसोम जो है आप जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, 3 का सी हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित रोगों के समूह में से किसमें जेनेटिक रोग समाविष्ट है। तो जेनेटिक रोग से संबंधित कौन कौन सा रोग है, तो इसमें आप सीधा याद रखें, सिकल सेल है, एनीमिया है, हीमोफीलिया है और डाउन सिंड्रोम जो है, ये सब जो है वो जेनेटिक यानी अनुवांशिक रोग से यह संबंधित बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन जो कि हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में कार्य करता हुआ है, तो वह जो है वो रेटिनॉल है। और विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, उसको रेटिनॉल है। और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, तो इससे रतौंधी हो जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे मानव शरीर में विद्यमान कार्बन की कुल प्रतिशत कितनी होती है। तो कार्बन की कुल प्रतिशत जो होती है 18 से 19% तक होती है। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा, कार्बन की कुल प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निश्वसन के दौरान फेफड़ों से वायु तक निकलेगी जब फेफड़ों के भीतर का दबाव, तो किससे होगा, दबाव कब कैसे निकलेगी, जब वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो। दबाव जो है फेफड़ों का जो भीतर का दबाव है वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो, तब वह फेफड़ों से वायु निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस के बारे में नीचे दिया गया कोड से संबंधित सही विकल्प को चुनें। चलिए देखते हैं। मिथेन, हाँ तो क्या बोल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस के बारे में सही विकल्प, अच्छा ठीक है, कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस मिथेन है, बिल्कुल सही दे रखा है। नाइट्रस ऑक्साइड है, बिल्कुल है। नाइट्रोजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जलवाष्प भी है। तो ए, सी और डी, ए सी डी वाला कहाँ है, ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे, तो केशव कर्वे जो थे बेसिकली एक समाज सेवी थे, और इन्होंने जो है स्त्रियों के लिए इन्होंने बहुत काम किया था, और विधवा विवाह से संबंधित इन्होंने काम किया था और स्त्रियों का सशक्तिकरण किया था। तो ए का हो जाएगा डी, तो ए का डी वाला देख लीजिए, ए का डी हो जाएगा। और मैंने बताया था मतंगिनी हजारा जो है ओल्ड गांधी कहा जाता है, देखिए आपको यहीं मिल गया। 3 का बी हो जाएगा, 3 का बी कहाँ गया, 3 का बी, 3 का बी, 3 का बी, यही हो गया आंसर। 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। सच्चिदानंद आगे जो थे बहुत बड़ा
कविताकार थे, लेखक थे, तो हिंदी साहित्यकार क्रांतिकारी, तो 4 का सी हो जाएगा। और लक्ष्मण नायक जो थे मलकानगिरी का गांधी इनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का एक उल्लेखनीय चेहरा तात्या टोपे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उनका वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग राव था, तो सही है। बिठूर में नाना साहब और मरणोपरांत तांबे के संपर्क में, ये भी सही है। वह महाराष्ट्र के योला के निवासी थे, ये भी सही है। उन्होंने मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के विद्रोह में नेतृत्व किया, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट जो है वो तात्या टोपे को संबंधित है, ये चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तौर पर हुआ। सेकंड स्टेटमेंट 1936 में इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया। थर्ड है 1955 में करनाल स्थित वर्तमान स्थल पर NDRI का स्थानांतरण हुआ। तो ये जो है बेसिकली इसमें देख लेते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है वो करनाल में है और वह भारत की प्रमुख डेयरी है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। बेसिकली इसकी स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई था यहाँ पे करनाल वाले में, और 1936 में जो इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट किया गया था, और 1923 में। ये सब स्टेटमेंट जो है सही है। और तो ये बेसिकली 1955 वाला ये गलत है, 1989 होना चाहिए, और बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ए और बी जो है अच्छा, इसमें क्या बोला 1955 में करनाल स्थित वर्तमान स्थल पर NDRI का स्थानांतरण, हाँ स्थानांतरण हुआ था, लेकिन स्थापना जो था 1989 में हुआ था। तो ये ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ही सही है, सॉरी तीनों स्टेटमेंट ही है सही है। डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कहाँ है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य दे रखा है, रुद्रसागर झील दे रखा है, सोकर परिसर दे रखा है, सास्थमा कोट्टा झील दे रखा है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य देख रखा है। तो चलिए मैच करवाते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है आपको पता है कि ये जो है उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है। और रुद्रसागर झील जो है वह है त्रिपुरा में है, रुद्रसागर। सोकर झील से आप पता चल रहा है, सोकर ये लद्दाख में है, 3 का हो जाएगा ई। और साथाकोट्टा जो है साउथ का है, केरला हो जाएगा। और भिंडावास जो है वो हरियाणा का है। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 का डी, 2 का ए, 3 का ई, 4 का सी और 5 का बी। आंसर ए हो जाएगा। और अभी मैं बता दूं कि वर्तमान में जो रामसर साइट्स की जो संख्या है भारत में टोटल 75 है। और सबसे बड़ा रामसर साइट जो है वो सुंदरबन वेटलैंड है। और सबसे छोटा जो है रेणुका है, सबसे छोटा जो है रेणुका है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे बड़ा जो है सुंदरबन है वो पश्चिम बंगाल में है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप चैनल को जितना हो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।